11th क्लास लेसन के कंटिन्यूशन में आज हम वेग समय ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि वेग समय ग्राफ क्या होता है। जैसा कि बच्चों नाम है वेग समय ग्राफ, मतलब हमें ग्राफ किसके किसके बीच में खींचना है, वेग और समय के बीच में। तो जब हम ग्राफ को वेग और समय के बीच में खींचते हैं उस ग्राफ को हम कहते हैं वेग समय ग्राफ। और उस ग्राफ में हम ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पर तो लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पर लेते हैं वेग। तो जब आप इन दोनों के बीच में जो ग्राफ खींचोगे, जो भी शेप आपको मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलती है, पैरेलल लाइन मिलती है या कर्व शेप मिलती है, तो वो हमारा क्या होगा, वेग समय ग्राफ होगा। अब इसमें कई सारी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या है कि एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ हमारा कैसा होगा। तो एक समान गति के लिए मतलब हम क्या करते हैं इसमें, फिर से जैसे कि हमने ये एक्स एक्सिस ली, ये वाई एक्सिस ली, ये एक्स एक्सिस ली, ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ हमने ले लिया टाइम टी और यहाँ ले लिया हमने वेग वी। अब एक समान गति का मतलब बच्चों क्या होता है कि वस्तु समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है ना। मतलब समान समय में समान दूरी चलेगी, जब समान दूरी चलेगी तो वेग एक समान रहेगा। मतलब टाइम उसका अगर 1 सेकेंड है तब भी वेग यही है, टाइम 2 सेकेंड है तब भी वेग यही है, टाइम अगर 3 सेकेंड है तब भी वेग वही मिल रहा है, टाइम 4 सेकेंड है तब भी वेग वही मिल रहा है। तो जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो हमको ये एक लाइन, पैरेलल लाइन मिलेगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगी। ये एक सरल रेखा मिलेगी जो समय अक्ष के कैसी होगी, समांतर होगी। तो एक समान गति के लिए जो हमको ग्राफ मिलता है, हमको एक सरल रेखा मिलती है जो समय अक्ष के कैसी होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप कि एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि समय अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने अगर मुझे निकालना है विस्थापन कि अगर T1 से T2 समय तक विस्थापन क्या होगा। मान लो ये T1 समय है मेरा यहाँ पर और ये मेरा T2 समय है, तो T1 से T2 तक विस्थापन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस T1 से इस ग्राफ पर एक लंब डालेंगे ऐसे, और इस T2 से इस ग्राफ पर एक लंब डालेंगे। ठीक, यहाँ पर भी वेग मेरा v है और यहाँ पर भी वेग मेरा v है। अब ये मेरा जो बन गया, ये हो गया A B C D। ठीक, अब समयांतर मेरा कितना है, कितने समय में विस्थापन निकालना है, तो समयांतर मेरा कितना हो गया, समयांतर AB बराबर हो गया T2 माइनस T1 और वेग V वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो V को शो करेगी। तो ये किसके बराबर है, AD के बराबर है। ठीक, तो जो विस्थापन होता है, विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है वेग इंटू समय अंतराल, यानी कि v वेक्टर इंटू समय अंतराल कितना है, T2 माइनस T1 है ना। अब जो वेग है उसको हम दिखा रहे हैं AD से और T2 माइनस T1 को दिखा रहे हैं AB से। तो AB इंटू AD, AB इंटू AD ये क्या है, इस जो शेप है हमारी आकृति है, इसका क्षेत्रफल। हमने क्या किया कि समय अक्ष और वेग समय ग्राफ के बीच ये जो हमको कर्व मिला, ये जो आकृति मिली, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, AB इंटू AD है ना। तो ये AB इंटू AD क्या है, आकृति ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा आकृति ABCD का क्षेत्रफल। और ये आकृति क्या है, ये आकृति हमारी वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरी आकृति है ना। ये हमारा वेग समय ग्राफ है और ये समय अक्ष है। तो इन दोनों के बीच जो आकृति हमारी घिरी है, इसका क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष
के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल, है ना। तो इससे क्या समझ में आया बच्चों कि अगर आपको इस तरीके से एक सरल रेखा मिले और आपसे कहा जाए कि 3 से 5 सेकंड के बीच में कितना विस्थापन हुआ, तो आप क्या करोगे, 3 से एक लंब डालना सरल रेखा पर और 5 से लंब डालना, और जो भी शेप बनेगी उस शेप का आप एरिया निकाल लेना। ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही बने, वो पैरेललोग्राम भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, कोई भी शेप बन सकती है, रेक्टेंगल भी बन सकता है। तो आप उसका एरिया निकाल लीजिएगा, वो एरिया क्या होगा, हमारे विस्थापन को शो करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा। एक समान त्वरित गति का मतलब क्या है कि वस्तु समान समय में क्या कर रही है, समान समय में क्या करेगी, समान उसका जो वेग है, वेग में वृद्धि कैसी होगी, समान होगी। एक समान त्वरित गति का मतलब क्या होता है, तुम लोगों को मैंने त्वरण में बताया भी था। एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है कि वस्तु समान समय अंतराल में उसके वेग में समान वृद्धि हो रही है। तो जब समान समय अंतराल में समान वृद्धि होगी तो तुमको ये ग्राफ कैसा मिलता है, सीधी रेखा मिलता है, y = mx + c की फॉर्म में मिलता है ना। तो हमने क्या किया कि मुझे क्या करना है इसमें कि अब जैसे कि इसमें हमें क्या निकालना है कि इसका स्लोप क्या होगा, त्वरण निकालना है। पहले तो हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। अब ए और बी बिंदुओं के बीच सपोज मुझे क्या करना है कि इन ए बी के बीच में मुझे T1 से T2 समय के बीच में निकालना है कि क्या स्लोप है। तो हमने क्या किया, T1 से A से T1 पर लंब डाला, यहाँ लंब डाला, फिर A से हमने V1 और V2 पर लंब डाला। हमने इस ग्राफ पर 2 पॉइंट्स ले लिए, A और B, और हमें इस ग्राफ पर क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। हमने इस पर लंब डाला, इधर लंब डाला, इधर लंब डाला, इधर लंब डाला, ठीक। अब ये जो रेखा है इस क्षैतिज से जितना कोण बनाती है थीटा, इसका टेंजेंट क्या होता है, हमारा स्लोप होता है ना। यानी कि m = क्या होता है, tan थीटा। और ये जो tan थीटा है ये किसके बराबर होगा, हमारा BC/AC, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि BC/AC। BC की वैल्यू क्या है हमारी, अब देखो B V2 पर है और C V1 पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी हमारी, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन AC, ये हमारा क्या हो जाएगा, T2। C पॉइंट T2 पर है, A पॉइंट T1 पर है, तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, T2 माइनस T1, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा ΔV/ΔT, और ΔV वेक्टर अपॉन ΔT क्या होता है, त्वरण होता है, यानी कि A के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु का जो त्वरण होता है वो वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। ये क्या है हमारा, वस्तु का त्वरण। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको इस तरह का ग्राफ दिया जाए और कहा जाए त्वरण निकालिए, तो आप क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू आप निकालिए, स्लोप निकालिए, तो वो क्या होगा, इसका त्वरण होगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि वस्तु का जो त्वरण है, वस्तु का त्वरण बराबर वेग समय ग्राफ की प्रवणता। अब इसके बाद बच्चों इसमें एक चीज़ है कि हमने जो यहाँ पर आपने देखा कि t = 0 समय पर हमारा वेग भी क्या है, 0 है। इसका मतलब जो वस्तु है हमारी वो विराम की अवस्था से चलना शुरू कर रही है। अगर वस्तु विराम की अवस्था से नहीं चलती, मतलब t = 0 पर उसका वेग 0 नहीं है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, तब ये जो ग्राफ होगा वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा, ये, ठीक। ये हमारी टाइम एक्सिस है, ये हमारा v हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जब यहाँ पर t = 0 हो तो यहाँ पर वेग 0 नहीं है, यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो हम ये कहते हैं कि वस्तु विराम की अवस्था में नहीं है, मतलब वो कुछ किसी वेग से क्या है, गतिमान है। और ये सीधी रेखा क्या शो कर रही है कि उसकी वेग में वृद्धि हो रही है, एक समान वृद्धि हो रही है, लेकिन उसका वेग t = 0 पर वेग 0 नहीं है, वो पहले से किसी वेग से गतिमान है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। ये क्या होगा, अब जैसा कि नाम है असमान त्वरित गति, असमान का मतलब समान समय अंतराल में जो वेग में वृद्धि हो रही है वो अलग अलग है। जब वेग में वृद्धि अलग अलग होगी, मतलब T1 समय पे कुछ और होगी, T2 पे कुछ और होगी, T3 पे कुछ और होगी, तो जो ग्राफ मिलेगा बच्चों वो हमको एक कर्व शेप में मिलेगा।
सीधी रेखा क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें समान समय में समान वेग में वृद्धि होती है। मतलब अगर आप ग्राफ खींचोगे, जैसे कि 1 सेकेंड में जो वेग में वृद्धि हुई 1 सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर हुई 2, फिर अगले 3 सेकेंड में फिर हुई 3। तो जब आप इन पॉइंट्सों को जब आप मिलाते हो तो ये पॉइंट्स हमको एक सीधी रेखा देते हैं, क्योंकि समान समय में समान वेग में वृद्धि हो रही है। हर 1 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वृद्धि हो रही है ना। ये असमान क्यों है? क्योंकि इसमें वेग में वृद्धि समान नहीं है, कभी 1 सेकेंड में ज़्यादा हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो ये जो ग्राफ हमको मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है। अब हमने क्या किया कि मुझे एक कर्व लाइन मिलता है, एक वक्र रेखा मिलता है, और अगर मुझे इसमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम T1 और T2 के बीच में अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, T1 से इस पर लंब डालते हैं, A मिला, A पॉइंट पर मिला। T2 से एक लंब डाला, वो ग्राफ पर B पॉइंट पर मिला। अब B से हमने इस वेग अक्ष पर लंब डाला, V2 हो गया, और A से डाला तो ये V1 हो गया। ठीक, और A और B को हमने मिला दिया। तो A जो लाइन AB है, इसका जो स्लोप होगा, है ना, ये स्लोप हम कैसे निकालेंगे? M इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। ठीक, अब BC की वैल्यू कैसे निकालो? B पॉइंट V2 पर और C V1 पर, यानी कि ये दूरी मेरी क्या है, V2, ये दूरी V1 है। तो ये कितना बचा, V2 माइनस V1, ये इतना बचा। BC की वैल्यू होगी मेरी V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। ऐसे ही AC कैसे निकालोगे? फिर से वही चीज़, AC की वैल्यू निकालनी है। ये दूरी मुझे T2 दी है, ये दूरी T1 दी, तो ये कितना बचेगा, T2 माइनस T1। तो यहाँ हम लिख देंगे T2 माइनस T1। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा हमारा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और ये होगा हमारा एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन एवरेज क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर वेग में जो वृद्धि हो रही है वो एक समान नहीं हो रही है। इसका मतलब जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, BC अपॉन AC के, या इज इक्वल टू tan थीटा। यानी कि ये जो आपकी जो लाइन AB थी, इसकी स्लोप के बराबर होता है। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, उन दो पॉइंट्स का आप के बीच में रेखा मिलाकर आप स्लोप निकाल लीजिए, तो वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ और भी कंडीशंस थी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों। जैसे कि ये है, इसमें जो पहली कंडीशन हमने क्या ली थी कि जब वस्तु नियत वेग से चल रही है ना, एक समान वेग से चल रही, तो मैंने बताया था कि हमको जो ग्राफ मिलता है वो एक सरल रेखा होता है, और वो सरल रेखा क्या होती है, समय अक्ष के समांतर होती है। तो जब कभी ग्राफ हमको इस तरीके से दिया जाए, इसका मतलब उसके वेग में वृद्धि नहीं हो रही है और वस्तु हमारी एक नियत वेग से चल रही है। आप देख सकते हो ना, समय तो मेरा बढ़ रहा है, लेकिन इस समय पर भी वेग यही है, इस समय पर भी वेग यही है, और इस समय पर भी वेग मेरा वही है। अब इसके बाद अगर आपको वेग समय ग्राफ एक सरल सीधी रेखा मिलता है, ये जो मिल रहा है हमको OA मिल रहा है ना, ये जो OA मिल रहा है, तो आप ये देख सकते हो कि इसमें वस्तु के वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। इसका मतलब जो वस्तु है वो हमारी कहाँ से चलना शुरू कर रही है, विराम से चलना शुरू कर रही है, और एक नियत त्वरण से गति कर रही है, क्योंकि वेग में वृद्धि मतलब त्वरण उत्पन्न हो गया। तो वस्तु हमारी विराम से नियत त्वरण से चल रही है। ठीक, इसके बाद अगर ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से मिलता है, मैंने बताया था ना बच्चों कि यहाँ पर हमारा t इज इक्वल टू 0 समय पर वेग मेरा शून्य नहीं है, मतलब वस्तु नियत त्वरण से तो चल रही है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग है। तो वस्तु प्रारंभिक वेग से गति प्रारंभ करके नियत त्वरण से गति कर रही है। इसमें वस्तु क्या कर रही थी, विरामावस्था से गति कर रही थी, और इसमें वस्तु क्या कर रही है, एक प्रारंभिक वेग से नियत त्वरण के साथ गति कर रही है। अब इसमें आप देख सकते हो बच्चों कि समय के साथ क्या हो रहा है, वेग हमारा कम हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, त्वरण कैसा हो गया हमारा, ऋणात्मक हो गया। इसका मतलब वस्तु एक प्रारंभिक वेग से, यहाँ इसका वेग शून्य नहीं है, एक प्रारंभिक वेग से नियत ऋणात्मक त्वरण से गति कर रही है। ठीक, अगर ग्राफ मेरा मुझे कैसा मिलता है, कुछ इस तरीके से मिलता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमको ग्राफ जो मिल रहा है वो निगेटिव डायरेक्शन की तरफ मिल रहा है, नीचे की तरफ मिल रहा है।
तो वस्तु का वेग मेरा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, लेकिन नीचे की तरफ क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है ना। तो हम ये कहेंगे कि वस्तु नियत ऋणात्मक वेग से और नियत ऋणात्मक त्वरण से गति करे, क्योंकि वेग में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो भी नेगेटिव है। तो वस्तु नियत ऋणात्मक वेग से और नियत ऋणात्मक त्वरण से गति कर रही है। ठीक, तो इस तरीके से लास्ट वाला जो पॉइंट है आपका, इसमें क्या है, इसमें देखिए आप क्या देख सकते हो कि इसकी जो स्लोप में जो हो रही है, स्लोप हमारा चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर स्लोप कुछ अलग है, यहाँ स्लोप और बढ़ गया है ना, एंगल का मान बढ़ गया। तो वस्तु इसमें क्या कर रही है, विरामावस्था से गति कर रही है, और किसके अंतर्गत गति कर रही है, असमान गति कर रही है, असमान त्वरित गति कर रही है, मतलब परिवर्तित त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है। त्वरण कैसा है हमारा, परिवर्तित त्वरण, त्वरण का मान एक जैसा नहीं है, ठीक है, असमान त्वरण है, बदल रहा है। तो वस्तु इसमें विरामावस्था से गति प्रारंभ करना शुरू करती है और परिवर्तित त्वरण से वो गति कर रही है, ठीक है। इसके बाद बच्चों तुम्हारा जो आता है वो नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया हमारा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है हमारा उल्टा हो गया ऐसे, है ना। तो इस पॉइंट पर देखिए एंगल ज़्यादा है, और इस पॉइंट पर क्या हुआ, एंगल कम हो गया, और आगे जाएंगे एंगल और कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप हमारा कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, इसका मतलब त्वरण हमारा कैसा हो रहा है, घट रहा है। तो वस्तु कहाँ से शुरू कर रही है चलना, विराम की अवस्था से चलना शुरू तो कर रही है, लेकिन नियत घटते हुए परिवर्ती त्वरण से गति कर रही है। त्वरण कैसा है, परिवर्ती, बदल रहा है, लेकिन साथ में घट भी रहा है। तो वस्तु विरामावस्था से घटते हुए परिवर्ती त्वरण में गति कर रही है, ठीक। अब जैसे कि इसमें मैंने दिखाया है, इसमें आप देख सकते हो कि समय तो वही है, लेकिन वेग हमारा बढ़ रहा है। कि अगर वस्तु का वेग समय पर बढ़ते हुए बिना तेजी से बढ़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। वेग बढ़ेगा तो उस वेग बढ़ने के लिए समय ज़रूर लगेगा, तो प्रैक्टिकली ये चीज़ हमारी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होती तो इस केस में जो त्वरण होता है वो हमारा कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो ये केस हमारा क्या शो कर रहा है कि वस्तु का वेग समय परिवर्तित हुए बिना क्या हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद बच्चों जो आता है वो है हमारे गति के समीकरण है। आप लोगों ने गति के समीकरण पढ़े होंगे 9th और 10th में। 3 गति के समीकरण होते हैं, गति के समीकरण नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। अब 3 समीकरण हम लोग के कोर्स में, पहला समीकरण आप लोगों ने पढ़ा है, v होता है u + at, दूसरा है s u t + ½ at², और तीसरा समीकरण है वो है हमारा v² u² + 2as। आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन भी की होंगे, लेकिन अब आपको जो इनके डेरिवेशन करनी है वो ग्राफ यूज़ करके करनी है। वो जो वेग समय ग्राफ है उसको यूज़ करके आपको इनका डेरिवेशन करना है। तो इसके लिए हम जो ग्राफ बनाएंगे वो हम इस तरीके से बनाएंगे। इधर मैंने लिया टाइम एक्सिस, इधर लिया मैंने वेग, और मैंने प्रारंभिक वेग को हमने शून्य नहीं लिया, हमने इस तरीके का ग्राफ लिया कि यहाँ इसका प्रारंभिक वेग हमारा शून्य नहीं है, ठीक। हमने मान लिया ये जो प्रारंभिक वेग है वो हमारा क्या है, यहाँ पर u है, ठीक। ये पॉइंट मेरा a है, और ये पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ एक पॉइंट b है, b से मैंने इस पर लंब डाला, यहाँ वेग मेरा v है, ठीक। ये t = 0 हो गया, और यहाँ जो समय है वो मेरा क्या है, t समय है, ठीक। अब जो स्लोप होगा हमारा वो ये होगा, एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारा क्या, ओरिजिन O है, तो जो OA की वैल्यू है वो किसके बराबर है, U के बराबर है। O इस पॉइंट को अगर C मान लें तो OC इसकी वैल्यू किसके बराबर है, V के बराबर है, तो OC बराबर हो गया हमारा V। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट को E माना जाए तो OE की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, T के बराबर है। तो अब आप लोगों को पता है बच्चों, भी मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करना शुरू करती है तो इसका जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है, त्वरण देता है। तो यहाँ पर जो A होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा tan थीटा के बराबर होगा। यानी कि जो tan थीटा होगा वो क्या होगा हमारा, अगर B इसको L मान लिया जाए तो BL/AL,
ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब मेरा बी एल, लंब बटे आधार, तो लंब मेरा बी एल है और आधार मेरा ए एल है। अब बी एल इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये बच्चों ये वैल्यू पूरी वी है तो ये भी वी हो गई, ये यू है तो ये भी यू हो गया, तो जो बी एल है वो कितना बचा मेरा, वी माइनस यू, या आप इसको लिख सकते हो बी ई माइनस एल ई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ई माइनस एल ई अपॉन ए एल। ए एल किसके बराबर है मेरा, ए एल वो ओ ई के बराबर है, तो ये वैल्यू अगर टी है तो ये वैल्यू भी मेरी क्या हो जाएगी, टी है ना, तो ये हो जाएगा टी। अब जो बी ई की वैल्यू है वो ओ सी के बराबर है, ये बी ई के बराबर है। ठीक, ओ ए की वैल्यू ओ ए की वैल्यू एल ई के बराबर है और ओ ई की वैल्यू ए एल के बराबर थी। ठीक, तो बी ई की वैल्यू मेरी कितनी, वी माइनस एल ई की वैल्यू कितनी है, यू अपॉन टी। ये ए बराबर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा ए टी बराबर वी माइनस यू। ठीक, अब यू को उधर ले जाओ तो वी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी। तो इस तरीके से हमको ये एक पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक, अब दूसरा डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। और आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि जो वेग समय ग्राफ के बीच में जो भी आकृति बनती है उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, है ना, तो जो मेरी आकृति बनी है वो क्या है हमारी, ओ ए बी ई। तो अगर इस पूरी आकृति का मैं एरिया निकालूँ तो ये मुझे क्या देगा, विस्थापन देगा। और ये जो पूरा एरिया है आप देख सकते हो इसमें दो शेप बनी है, एक तो ये ट्राइंगल बना है, एक ये रेक्टेंगल बना है। तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया दोनों निकाल कर जोड़ लें तो हमको क्या मिल जाएगा, इस पूरी शेप का विस्थापन मिल जाएगा। या ये एक ट्रेपीजियम भी बन रहा है, समलम बन रहा है, तो समलम के उससे भी आप निकाल सकते हो, दो पैरेलल लाइंस हो गई ना, समलम वाले फॉर्मूले से भी आप यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंड डेरिवेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होती है, या जो एस होता है, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, ये किसके बराबर होता है, आकृति, अभी हमने इसका नाम क्या निकला, आकृति हमारी क्या आती है, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, आकृति ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर होगा, ये आयत का नाम क्या है, ओ ए एल ई का क्षेत्रफल, ओ ए एल ई का क्षेत्रफल प्लस ये त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए एल बी, त्रिभुज ए एल बी का क्षेत्रफल। ठीक, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई मेरी ओ ई है और चौड़ाई मेरी ओ है, तो ये हो जाएगा मेरा ओ ई इंटू ओ ए प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो इस ट्राइंगल में बेस हमारा ये है और हाइट मेरी ये है, बेस हमारा क्या है ए एल और हाइट है मेरी बी एल, है ना, 1/2 ए एल इंटू बी एल। आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दीजिए, ओ ई इंटू ओ ए, आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर ओ ई टी के बराबर है और ओ ई यू के बराबर है, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा u इंटू टी प्लस 1/2 ए एल इंटू बी एल। अब ए एल भी किसके बराबर है, टी के, और बी एल आप लोगों ने निकाला था यहाँ पर, बी एल किसके बराबर होगा, ये पूरी v है, ये u है, तो वी एल कितना बचा, v माइनस यू, है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं, हाँ, v माइनस यू। ठीक है, तो बी एल का मान किसके बराबर है, यहाँ पर ए एल की वैल्यू तो हमारी किसके बराबर है, टी के बराबर है ए एल की वैल्यू, तो टी इंटू वी माइनस यू। ठीक, अच्छा, अब पीछे आप लोगों ने यहाँ पर निकाला था कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी था पहली इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोगों ने लिखा था a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी।
तो यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू टी। ठीक, इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए। तो s बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी, यानी कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक, अब थर्ड इक्वेशन कैसे हम निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन जैसे कि मैंने कहा था अभी कि हम जो एरिया निकाल रहे हैं, है ना, जैसे मेरा ये जो एरिया है, ये जो पिक्चर बन रहा है, ये एक समलंब का फिगर है। तो हम इस विस्थापन को समलंब के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो S होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, समलंब, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होगा विस्थापन के बराबर होगा। समलंब क्या है हमारा, OABE, समलंब OABE का क्षेत्रफल। और समलंब का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, है ना। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, OA और BE, ये दोनों हमारी समांतर हैं, तो इनका योग यानी कि OA प्लस BE इंटू ऊंचाई। ऊंचाई मेरी क्या है, ये है, और ये क्या है, OE। फॉर्मूला आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक, तो वही चीज़ मैंने की है, समांतर भुजाएं OA और BE उनको जोड़ दिया, और ऊंचाई मेरी OE है। 1/2 इंटू OA। अब OA मेरा क्या है, OA मेरा U के बराबर है, तो ये हो जाएगा U प्लस BE। BE ये किसके बराबर है, V के, तो ये जाएगा U प्लस V इंटू OE। OE ये दूरी किसके बराबर है, T के, तो ये हो गया मेरा T। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लोगों ने क्या निकाला था, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारी जो यहाँ पर थी, ये इक्वेशन 1 थी, ये वाली। ठीक, आप लोगों ने क्या निकाला था, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी निकाला था, है ना। तो यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, इस A को नीचे ले लो, V माइनस यू अपॉन A। इस T की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो S बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/2 U प्लस V इंटू V माइनस यू अपॉन A, या S इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं V प्लस यू इंटू V माइनस यू अपॉन 2A। ठीक, इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2AS बराबर ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर को यहाँ पर ले आओ उठाकर, तो हो जाएगा V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये मेरी आ गई थर्ड इक्वेशन। जो बच्चे मैथ्स के लिए उनको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस तरीके से तीनों बच्चों आपके गति के समीकरण होंगे जिनको हमने ग्राफ से डिराइव किया, और एक और मेथड है जिससे हमें इनको डिराइव करना है, वो है हमारा अवकलन मेथड। उसको हम कलन मेथड है, उसको हम नेक्स्ट कैलकुलस मेथड से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा।